यानी एक व्यक्ति किसी विषय को लेकर सफल हो गया तो जरूरी नहीं कि आप भी सफल हो जाएंगे। फॉलो मत करिए, अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए। और दूसरा, अगर मान लीजिए कि दूसरे विषय पर आए कि आपको पढ़ना कैसे चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए, पढ़ने का तरीका भी साइंटिफिक होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि मानविकी विषय साइंस पढ़ने में बेसिक फर्क होता है। मानविकी विषय में क्या करते हैं कि हमने, मान लीजिए कि हम कोई एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी को हमने फटाफट पढ़ लिया कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। पढ़ने का जो साइंटिफिक तरीका होता है कि भारत का मतलब क्या है, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, उसको व्यवस्थित तौर पर पढ़िए, उसको इंटरनलाइज करिए, उसके मायने क्या होते हैं, रटिए मत। जैसे कई बार होता है कि हमने बचपन में हनुमान चालीसा रटा था और 5 मिनट से राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार से हनुमान चालीसा पढ़ते थे, उसमें एक भी शब्द का मतलब न किसी ने बताया न हमने समझने का प्रयास किया। ये पढ़ने गलत तरीका है। एक एक शब्द के मायने देखिए। आपने सिंग इज ब्लिंग देखी है मूवी? शब्दों की लंबाई नहीं गहराई समझिए। तो पढ़ने का तरीका वैज्ञानिक होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने एक पेपर पढ़ा है, किताब पढ़ी, उस पूरे किताब से 4 पॉइंट क्या है वो आपने निकाल लिया। पूरा किताब में मान लीजिए 1 पेज आपने पढ़ा, तो वैज्ञानिक तरीका क्या है, 1 पेज से हमें आप 4 पॉइंट बता दीजिए। ये वैज्ञानिक तरीका है कि और फिर उसका विपक्ष क्या है या उसके प्रतिपक्ष में क्या कहा जा सकता है। तो पढ़ने का तरीका ये नहीं कि हम केवल ये ध्यान दे रहे हैं कितने देर तक हमने पढ़ा, कितने, जैसे कि कई कई बार हम नए नए तरीके, जब नए नए छात्र आते हैं तो पहली बार तो उम्र देखकर घबरा जाते हैं। कोई 22-23 साल का व्यक्ति है और कोई 30 साल का नहीं मिला, तो पहले तो उम्र ही देख कर घबरा जाएगा, यार ये 5 साल से तैयारी कर रहा है और मैं 1 साल, मेरा तो कुछ भी होने जाने ना। दूसरा, जैसे पहली पहली दिन वो अपने गांव से दिल्ली आया और देखा बगल वाले कमरे की लाइट तो रात भर जलती रह गई, कहा ना भाई मेरा कुछ नहीं होने जाना है। रात रात भर पढ़ने वाले हैं। ये सब भावनात्मक तरीके हैं। पढ़ने की मात्रा का कोई मतलब नहीं होता। आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना ग्रैप्स कर रहे हैं और कितना लिख रहे हैं। कई लोग तो पढ़ते बहुत ज्यादा है, एग्जाम की डिमांड है लिखना, लिख ही नहीं पा रहे हैं। कई लोग तो, हमारे के स्टूडेंट थे प्रशांत आनंद, इसमें आईपीएस हैं झारखंड में, बीटेक थे, 3 अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन केवल इस वजह से नहीं हुआ कि वो पूरा प्रश्न ही नहीं कर पाते थे। जिस बार पूरा प्रश्न किया उसी बार फाइनल सिलेक्शन। तो एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से काम करिए, लिखिए और वो शुरू से काम करिए, तो निश्चित तौर पर किसी विषय को लेकर आप सफल हो जाएंगे। पढ़ने का तरीका उसी हिसाब से व्यवस्थित और वैज्ञानिक होना चाहिए। और पढ़ने के तरीके में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, ये धीरे धीरे समझ आपकी होती चली जानी चाहिए। और हमारे यहाँ जैसे कि हमारे यहाँ जो पाठ्यक्रम चलेगा, मॉर्निंग क्लास होगा 9 से 11 बजे तक का, और जितना भी नोट्स वगैरह होगा सब आपको मिल जाएगा, जितने क्वेश्चन पेपर। क्योंकि इस बात को चिंता मत करिए, आपने को ये लगता हो कि हम विषय पढ़ना चाहते हैं हमें समझ में नहीं आएगा, किसी ने कहा थिंकर प्रॉब्लम करेगा, थ्योरी, विषय प्रॉब्लम करेगा तो मेरी जिम्मेदारी है विषय को समझने की। अगर विषय ना समझा पाए तो टीचर की विफलता। और उसके बाद ये आपको चयन करना है कि आपको विषय पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। जरा नीतू को देखिए बाहर आई है क्या, तो हम आपको एक बार नीतू से परिचय करवा दें। ऑफिस का कोई है क्या बाहर में? तो अभी मैं आपको, अच्छा उसके पहले आपके जो सवाल है कुछ को बता दीजिए, फिर मैं आपको उनसे परिचय करवा दूंगा। और परिचय करवाने केवल एक कारण है, मैं आपको नीतू की परिस्थितियों के बारे में बता दूं जिन्होंने कभी बताया नहीं, तो एग्जाम के बाद है, उनके पिता बहुत लंबे समय से पैरालाइज चल रहे हैं। बहुत लंबे समय से उनके पिता के होश ही नहीं है, पैरालाइज चल रहे हैं, घर की स्थिति काफ़ी खराब है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में अगर कोई एग्जाम में इतना अच्छा करता है, वो भी हरियाणा से। एक खास बात आप देखिए, हमारे राहुल एमपी छिंदवाड़ा से, नीतू हरियाणा से, ये किसी ऐसे सेंटर से नहीं है जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की जाती है, बल्कि ऐसे सेंटर से जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की जाती है वहां तो अफवाह ज्यादा हो गया है। वहां तो अफवाह है, भ्रम है, तर्क के बजाय केवल व्यापारिक हितों की वजह से चीजों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, उसके नुकसान आ रहे हैं। जबकि आप देखेंगे ऐसे क्षेत्रों से रिजल्ट ज्यादा अच्छे हो रहे हैं जहां पर परंपरागत रूप में स्टूडेंट का परिचय कम लोगों से था। आपके कोई सवाल हो तो आप बताइए तब तक। हाँ, आपके कोई सवाल हैं क्या तब तक? अगर आप कुछ पूछना हो तो बताइए। हाँ, लास्ट में आपको ये बता दें, अगर आप जीएस के चारों पेपर को आप देखेंगे, पिछली बार आपने एसे का पेपर देखा, एसे में सहकारी संघवाद, ये पूरा पॉलिटिकल साइंस का विषय जो एसे से पूछा गया था। जीएस में आप देखेंगे फर्स्ट पेपर में, पिछली बार सिंधु नदी जल समझौता फर्स्ट पेपर में आया हुआ है, जबकि हम पढ़ते हैं आईआर में। सेकंड पेपर तो पॉलिटी आईआर पूरा का पूरा पेपर, आप एक बार पेपर बैठिए, जीएस का चारों पेपर लीजिए, विषय का पेपर लीजिए, उसको मैच कर लीजिए। चौथा इथिक्स,
इथिक्स जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा उन्हें फिलोसफर पढ़ाए जाते हैं, प्लेटो क्या है, और सारे दार्शनिक महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर, इन सबको किस में पढ़ते हैं? इसमें। वास्तविकता है कि आज की डेट में जितना पॉलिटिकल साइंस जीएस का पार्ट कवर करता है, उतना कोई दूसरा विषय जीएस का पार्ट कवर नहीं करता। पॉलिटिकल साइंस के बिना इंटरव्यू, आप इंटरनेशनल रिलेशन के बिना इंटरव्यू आप सोच नहीं सकते, और जीएस में हर साल आप देखिए कोई ना कोई एक विषय मिलता है। इसलिए किसी विषय का चयन करिए तो विषय के चयन करने का तरीका ज़्यादा वैज्ञानिक होता है, बजाय कि किसी की बातों को हिसाब से। और दूसरा, आपकी रेगुलर क्लास शुरू होगी मंडे से। और एक बात पे हम थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे कि हम आज के बाद से कोई हम डेमोन्स्ट्रेशन क्लास नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे स्पेस की कमी है। अब जो भी आप मुझे देखना हो आपने देख लिया, अब मैं जो भी मेरी योग्यता का परीक्षण करना हो आप परीक्षण कर लीजिए, और आपको ठीक लगे तो विषय ज्वाइन करिए। क्योंकि मैं कोशिश करता कि मैं आपको डेमो क्लास देने में, वैसे ऑर्डिनरी क्या होता है हम 2 दिन 4 दिन आप बैठे रहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है मुझे, लेकिन चूंकि हमारे थोड़ी स्पेस की कमी है, इसलिए अब चूंकि एडमिशन के बाद हम बड़ा स्पेस ले सकते हैं, लेकिन हम आपकी मर्जी है कि, लेकिन हमारी यह समर्थता है कि हम आज के बाद डेमोन्स्ट्रेशन क्लास नहीं दे पाएंगे। हम सामान्यतः ऐसा करते नहीं कि स्पेस की कमी के कारण हमें ऐसा करना पड़ रहा है। तो जो भी आज आपसे पूछना हो, मेरा चीड़ फाड़ करना हो, आज ही कर लीजिए। बट डेमो तो इसलिए आप करते हैं कि देखना है। और कई बार दोस्तों मेरे साथ तो ऐसा होता है, कई बार एक स्टूडेंट मेरे साथ, मैं ऑफिस बैठा हुआ था, मेरे पास आए, उन्होंने कहा आप ही पढ़ाते हैं? मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ। सर अब लगते नहीं। अब बताए ये इसमें मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों? कोई सवाल आपको पूछना है? हाँ बताइए। हमने बताया ना कि हिंदी मीडियम में चयन क्यों नहीं पता। पहला, भेड़ की चाल से चलते हैं। पहला, अगर हिंदी मीडियम में चयन खराब है तो पहला भेड़ की चाल, हम अपने विवेक। अब ये बात हैरान कर देने वाली है कि जब हमने राहुल से बात पूछा कि आपने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल चूज कर लिया, मतलब एक व्यक्ति जो 6 बार परीक्षा में सफल हुआ हो और ऐसा ऑप्शनल चूज कर ले जो कोई चूज नहीं करना चाहता। आ जाओ, मैं चूज नहीं करना चाहता तो पहला। दूसरा, अंग्रेजी माध्यम में जो लोग बैठते हैं उनका वो स्वाभाविक रूप में वो आईआईटीएन है, वो मेडिकल साइंस से है, थोड़ा सा उनकी स्थिति बेहतर होती। तीसरा, पढ़ने में उनका तरीका बहुत प्रोफेशनल होता है। पढ़ने में उनका तरीका है, इसका मतलब है कि अगर ये अंग्रेजी, आ जाओ, अंग्रेजी मीडियम के लोग अच्छा कर लेते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनके साथ फेवर होता है। इसका ये मतलब है कि स्वाभाविक रूप में उनके पढ़ने का तरीका ज्यादा व्यावसायिक होता है। नीतू कभी आपको सड़क मिले तो आपको लगेगा कि आईएएस हो गई है। इसका मतलब है कि मेरे दोस्तों, बताने का पर्पज होता है हर व्यक्ति में वही क्षमताएं हैं। हमने पहले बता दिया 23 साल की उम्र में परीक्षा में पास होना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है, परिवार के लिए गर्व का विषय है, और पूरे लड़कियों के लिए गौरव का विषय ही है। तो मेरे दोस्तों, जो लोग निराशा पैदा करते हैं, तो आप इस बात से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, कोई भी व्यक्ति इस परीक्षा में अच्छा कर सकता है, लेकिन इतना कमिटमेंट और हार्ड वर्क होना चाहिए। कमिटमेंट और हार्ड वर्क होना चाहिए। बाकी अब नीतू से कुछ बताएगी आपको, तो पहले नीतू को बहुत बहुत बधाई सार्वजनिक रूप में। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप पूछिए कुछ या मैं खुद से शुरुआत करूं? अच्छा, तो किन किन ने इस बार प्री दिया और अच्छा हुआ है? तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में मैं 2-3 जो बेसिक बातें हैं जो मुझे लगता है कि मेरे नंबर लाने में सहायक रही, मैं वो बताती हूँ आपको। नंबर 1 तो बेसिक थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर करना पड़ेगा। तो उसके लिए सर के नोट्स मैंने पढ़े थे। मेरा बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स था, तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं थी, ज़्यादा क्या बिल्कुल नहीं थी। उसके लिए एक तो आप जो सर के नोट्स अवेलेबल हैं, सभी को मिलते भी हैं, क्लास में भी सभी लिखते हैं मेरे ख्याल से, तो वो अच्छे से पढ़ने होंगे। दूसरा मैंने जो किया, मैंने लगभग पूरा सिलेबस आंसर राइटिंग किया था। मैंने लगभग क्वेश्चन थे वो टेस्ट सीरीज, और खुद से भी जो क्वेश्चन बन रहे थे, सर 1-2 क्लास में लिखवा देते हैं, वो मैंने लिखे और चेक भी करवाए सर से, बार बार इवेल्युएशन करवाया उनका। तीसरा, मुझे लगता है कि कुछ कुछ टॉपिक के लिए अगर अलग से बुक पढ़ ली जाए, अच्छी बुक्स पढ़ ली जाए तो फायदेमंद रहती है। उसके लिए मैं 2-3 बुक, अगर आप चाहो पढ़ना चाहो तो मैं उनका नाम बता दूंगी, सर ने मुझे सजेस्ट करी थी वो, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। जब ये पहला और दूसरा काम हो जाए तभी बुक्स की ओर भागना चाहिए, नहीं तो पता लगेगा कि कुछ ही नहीं हो रहा। तो पहला दूसरा अगर काम अच्छे से हो रहा है आपका, और आपको लग रहा है कि मुझे कुछ कुछ टॉपिक में ही प्रॉब्लम आ रही है,
तो बुक्स पढ़ी जा सकती है। उसमें पहली बुक मैंने जो पढ़ी थी वो ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए एंड्रयू हेवुड पढ़ी थी। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और दूसरा मैंने जो पढ़ी थी डज द एलिफेंट डांस, ये आईआर के लिए है, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, डेविड मलोनी। ये पूरी बुक पढ़ना थोड़ा कम संभव है, तो आप सिलेक्टेड पढ़ सकते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है। मुझे आ रही थी तो मैंने पढ़ा था, अदरवाइज अगर आप नोट से पढ़ पा रहे हो, आपके आंसर अच्छे बन पा रहे हैं, तो आपको वो पहला और दूसरा काम मस्ट है। ये मतलब ऑप्शनल है, आप चाहो तो कर सकते हैं, चाहो तो छोड़ भी सकते हो। सेकंड बुक, ओके ओके, मैं दोबारा से दोनों बुक का नाम बताती हूँ। पहला है ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड, ANDREWHEYWOOD। और दूसरी बुक है डज द एलिफेंट डांस, क्या हाथी नाच सकता है? हाथी इसमें इंडिया को कहा गया है। डज DOES THE एलिफेंट डांस आपको मिल जाएगी। ये इस पे ज्यादा फोकस मत कीजिए, पहले और दूसरे पे करना ज्यादा। ये तो मैंने बाद में जब पहला दूसरा हो गया था तब मैंने सर से पूछ के ये उन्होंने ही सजेस्ट करी थी। काफी अच्छी किताबें हैं। अब आप पूछ लीजिए, मुझे तो ये 3 ही पॉइंट मुझे लगा कि ज्यादा बढ़िया हैं। और आंसर राइटिंग, मेरे पास होने के पीछे एक बड़ा कारण आंसर राइटिंग है। मैंने बहुत ही ज्यादा गलत भी लिखे शुरू में, ऐसा नहीं कि शुरू से ही बहुत अच्छा आंसर लिखा है। मैंने सर से बार बार चेक करवाए हैं, उन्होंने रोज रोज नई नई कमियां बताई हैं। कभी बहुत ज्यादा सेटिस्फाई सर मेरे आंसर से नहीं थे, बट उससे दुखी होने की जरूरत नहीं है, उससे सीखने की जरूरत है। अब सेटिस्फाई हैं सर शायद। अब आप पूछ लीजिए क्या पूछना है आपको। और कोई न्यूज़पेपर से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन? ठीक है, और न्यूज़पेपर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, मैं तीनों का जवाब देती हूँ। मैंने आईआर के लिए, मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी केवल आईआर के लिए। मतलब इतना ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ पाना बड़ा संभव सा नहीं है, 4 महीने होते हैं, सिलेबस भी है। तो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मैं मेनली न्यूज़पेपर पढ़ती थी। न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ती थी, 2 पेज आते हैं उसमें। अच्छा, काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर है, पढ़ सकते हैं आप उसे। और उसमें 2-4 जैसे सी राजा मोहन लिखते हैं, ठीक ठाक न्यूज़पेपर होता है। आपका आईआर का सेक्शन अच्छा हो जाएगा उससे। और आप कह रहे थे कि करंट को कैसे बेसिक से किया जाए, तो सिंपल सी बात है, हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है कि इंडो यूएस रिलेशन। तो इंडो यूएस रिलेशन कैसे ऐड करना, कैसे, अभी हमारे प्रधानमंत्री गए हुए हैं, वहाँ पे कोई बड़ी बड़ी बातें हुई हो वही हमें ऐड करनी है, बहुत छोटी छोटी बातें नहीं ऐड करनी। मेन मुद्दे क्या हमारे यूएस के साथ, वो हमें पता होना चाहिए। अभी हाल में क्या ऐसा बड़ा स्टेप हुआ उस मुद्दे पे, जैसे डिफेंस रिलेशन, स्ट्रेटेजिक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस के साथ। तो हमें यही देखना कि अब जो न्यूज़ में चल रहा है उसमें क्या ऐसा स्ट्रेटेजिक हुआ है, मीन्स डिफेंस के सेक्टर में क्या हुआ है, एनर्जी के सेक्टर में क्या हुआ है, वो हमें पता होना चाहिए। और हिंदी और इंग्लिश के न्यूज़पेपर का आपने मुझसे पूछा, हिंदी का दैनिक जागरण जो राष्ट्रीय संस्करण है वो अच्छा न्यूज़पेपर, आप पढ़ सकते हैं उसे। और अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, और कंफर्टेबल होना पड़ेगा इंग्लिश में, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छा इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन ये है कि आपको जो कंपलसरी पेपर है वो तो पास करना ही पड़ेगा, तभी आपका मेंस का पेपर चेक होगा। तो न्यूज़पेपर 1-2 पेज पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, इंग्लिश का भी। मैगजीन मैंने विजन की करंट अफेयर्स पढ़ा। हिंदी का पेपर तो आसान रहता है, हम बिना पढ़े भी जा सकते हैं। मैं बिना पढ़े गई थी, मतलब मैं ये कह नहीं रही कि आप सब बिना पढ़े चले जाओ, मेरा हो गया तो ऐसा नहीं है। कि एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेने चाहिए, उसके भी कंपलसरी पेपर के भी देख लेने चाहिए। और इंग्लिश में जिस जिसको प्रॉब्लम है तो उसको पहले से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कंपलसरी पेपर को लाइटली नहीं लेना चाहिए। इस बार का इंग्लिश का कंपलसरी पेपर टफ था काफ़ी, तो मुझे भी डर लग रहा था जबकि इतनी बुक पढ़ के गई थी। तो कंपलसरी पेपर को लाइटली लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, स्पेशली इंग्लिश की। और उसमें ग्रामर है, पैराग्राफ है, तो आप पैराग्राफ अच्छे से कीजिए। ऐसे है, 100 नंबर का ऐसे है, तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इंटरव्यू के बारे में
इंटरव्यू में मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है, 2 ही अटेम्प्ट हुए हैं मेरे। 15 वाला इंटरव्यू ज़्यादा बेटर था 16 वाले से। इंटरव्यू में जो आपने मेंशन किया है, अगर आपकी बहुत अच्छी किस्मत है तो वही पूछेंगे और खराब है तो कुछ भी पूछेंगे। इस बार आईआर से मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे थे कि जो बहुत न्यूज़ में भी चल रहा था कि क्या हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है, जो सार्क समिट कैंसिल हो पोस्टपोन हो गई थी, फिर हमने कहा था कि ये तो टेररिज्म को एक्सपोर्ट करता है ये। तो उन्होंने उनका पहला क्वेश्चन यही था कि आपको नहीं लगता कि हम कुछ कर ही नहीं पाए, कहाँ हमने मतलब पाकिस्तान को आइसोलेट किया, आप कितना मानती हैं? तो मैंने जवाब यही दिया था कि सर आई थिंक अप टू सम एक्सटेंट वी आइसोलेट पाकिस्तान, कुछ हद तक हम कर पाए, कंप्लीटली नहीं कर पाए, ये बात तो सत्य है क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान के साथ अभी भी दूसरे देशों के संबंध हैं। तो फिर उन्होंने पूछा था कि पक्ष में 2 पॉइंट बताइए, विपक्ष में 2 पॉइंट बताइए। इंटरव्यू वही है जो आप पढ़ के गए हो, करंट अफेयर्स पढ़ के जाना होता बहुत अच्छे से, और आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, और आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वो, और अपने नाम के बारे में, डेट ऑफ बर्थ के बारे में अगर वो वैसे जनरली नहीं पूछते हैं बट पूछ भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल आया था। जीएस में मेरे साथ हुआ, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में मुझे ज्योग्राफी नहीं आती, तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, उसके बाद एहसास हुआ कि ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एक बुक, बेसिक बुक और एनसीईआरटी जीएस में सफिशिएंट है, वो पढ़ने के बाद एहसास हुआ, पहले उतना नहीं मालूम था, फिर भी मैंने कोशिश करी कि मैं पढ़ के समझने की कोशिश करूं। तो मुझे ये लगता है, एक तो जीएस की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एकदम बेसिक क्लियर करने में एनसीईआरटी मस्ट है, मतलब इनका कोई वो नहीं है, विकल्प नहीं है। दूसरा, हर एक को मतलब जीएस में हर टॉपिक में एक एक बढ़िया बुक है, जैसे हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम सभी को मालूम है, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, अदरवाइज सर की भी एक बुक है इंडियन भारतीय जो राजनीति से संबंधित है, तो उससे काम चल जाएगा। मुझे एडवांस चलने के लिए कुछ आता नहीं था, विशेषकर अगर मैं इसकी बात करूं, पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो मैंने सेकंड ईयर में तैयारी शुरू करी थी। मेरे 2015 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, उसी साल मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था। मैंने पहले जीएस किया, जब मैंने सारे जीएस पढ़ लिए, पॉलिटी पढ़ लिया, इंडियन पॉलिटी पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, उसके जो सबसे अच्छा लग रहा है पढ़ने में, मैं वही ऑप्शनल लूंगी। तो बहुत सारे ऑप्शनल पढ़े हैं मैंने, पहले एक खुद से पढ़ने की कोशिश करी, जिनमें नींद नहीं आई, लास्ट में वही ऑप्शनल लिया मैंने। नहीं, वो नहीं किया मैंने, हाँ सेल्फ स्टडी किया। ग्रुप डिस्कशन तब बढ़िया होता है जब सामने वाला भी उतना ही अच्छा हो, पढ़ के आए, नहीं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, ये मतलब मेरा मानना है, अलग अलग हो सकती है सबकी राय। जीएस में मेरा 392, बहुत कम है, बहुत अच्छा स्कोर नहीं है। सॉरी, ऐसे में 130, मैं मेरे सारे नंबर बता देती हूँ। ऐसे में 130 है, पहले पेपर में 96 है, दूसरे में 86 है, तीसरे में 102 है, और फोर्थ में 107 है। वो तो उनसे मतलब मेरे हिसाब से मेरा पेपर अच्छा था, अब नंबर किस हिसाब से कम मिले, पेपर 2 में जनरली नंबर कम मिलते हैं, हो सकता है, ये भी हो सकता है। पिछली बार मेरे केवल 69 थे, तो मैं तो बड़े अच्छे मानती हूँ इन नंबर को। 69 से 86 हो गया तो मैं ठीक है, सेटिस्फाइड हूँ मेरी परफॉर्मेंस। बिल्कुल बिल्कुल खतरनाक है, उतना ही खतरनाक है जितना नहीं आना, तो एडवांस भी बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी बोलिए। तो शुरुआत आपको करनी है तो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, आसान न्यूज़पेपर, तो आप उसके लिए हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ सकते हैं। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस थोड़े से टफ लैंग्वेज होती है, कंपैरेटिव, टफ और इजी कंपैरेटिव होता है, किसी के लिए होता है, किसी के लिए नहीं होता। तो हिंदुस्तान टाइम्स इजी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। और थोड़ी बहुत अगर ग्रामर की भी प्रॉब्लम है तो कोई ग्रामर की जनरल बुक ले लीजिए, उससे ग्रामर क्लियर करने की कोशिश कीजिए। ये है कि इंग्लिश पढ़ना, मतलब इंग्लिश से डरने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत डर तो मुझे भी लगता है, पर बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, किताबें पढ़नी ही पड़ेंगी, और पास होने के बाद ट्रेनिंग में भी आपको कोई सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तो नहीं मिलेंगे,
सारे क्या बहुत कम मिलेंगे। अभी इस साल तो सर बेटर रिजल्ट रहा है काफ़ी 60+। हाँ, इस बार तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, तो इंग्लिश से मुझे नहीं लगता डरने की ज़रूरत है ज़्यादा। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, कोई आसान न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। पेपर आप थोड़ा-सा लाउड बोलिए। राइटिंग बस पेपर में एक ही चीज़ है, जो पूछा वही लिखना है और यही सबसे टफ काम है। सामान्य शब्द, एकदम सामान्य। ऑप्शनल में थोड़ा-सा टेक्निकल था। जीएस की, ठीक है जी, मैं समझ गई आपका क्वेश्चन। सॉरी, मैं 2 बार आपसे बुलवाया मैंने। प्रिपरेशन एक तो बेसिक आपको आना चाहिए, जो सिलेबस तो आपको एकदम हनुमान चालीसा की तरह याद होना चाहिए, ताकि कोई भी न्यूज़ दिखे तो पता लग जाए कि ये मेरे इस पेपर में काम आएगी। तो सिलेबस का जो वर्ड लिखा, शब्द, उसको एक बार गूगल सर्च करके देखिए कि किस बारे में है वो। कई सारे क्वेश्चन आपके केवल ये काम करने से हो जाएंगे। ये काम मैंने करा है, इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको। तो जो भी सिलेबस में, चाहे वो ऑप्शनल हो चाहे वो जीएस है, वो आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस का शब्द जो है वो किस बात से रिलेटेड है। एक काम तो आप ये कीजिए। दूसरा, जितनी भी बेसिक उस सिलेबस से रिलेटेड बेसिक बुक है, एनसीईआरटी है, वो बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। तीसरा, उसके बाद करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से ही आ रहे हैं, मेंस में भी आ रहे हैं। तो उसके लिए आप करंट अफेयर पे अपनी पकड़ बढ़िया बनाइए। मैंने यही किया था। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, कोई उसका विकल्प मुझे नहीं लगता। हो भी सकता है किसी का बिना आंसर राइटिंग के हो जाए, लेकिन वो उनकी मतलब काबिलियत होगी, मेरा नहीं होना था, मुझे पता था। इसलिए आंसर राइटिंग मस्ट है। कहने का तात्पर्य आंसर राइटिंग मस्ट है। आप उसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, रूम पे अपने घर पे बैठ के लिख सकते हो। हाँ जी, बोलिए। तो आप बताइए, आप तैयारी जिस पेपर की कर रहे हैं उसमें केवल 10th 11th का सब्जेक्ट तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब आपकी 6 टू जो 9th है बुक्स, वो बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए, फिर आप 9 to 12 कर सकते हैं। करंट अफेयर्स, हाँ करंट अफेयर, ठीक है, ठीक, मैं समझ गई। एक तो मैंने विजन की जो मंथली मैगजीन आती है, शायद सब लोग पढ़ते होंगे अभी तो, एक तो वो मैंने पढ़ा। इनसाइट से मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा। ये 2 सफिशिएंट है। बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में भी नहीं रहना चाहिए। जो पढ़ा है वो पचा सको और वो वहां पे लिख सको, इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब आप बोलो। और कोई फोर्थ पेपर से रिलेटेड कोई पूछना चाहता? आप ऑप्शनल से पूछेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, मेरे उसी में तो नंबर है। फोर्थ, हाँ जी, एक इनका फोर्थ पेपर से रिलेटेड कोई पूछना चाहता हो? ठीक है, मैं आपका ही जवाब देती हूँ। फोर्थ, एक तो सुब्बा राव की बुक आती है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। एक तो ये। दूसरा, जो भी जो वो है केस स्टडी की बात करी, आप 10-15 केस स्टडी बहुत पेशेंट, मतलब एकदम धैर्य बनाकर आप उसको सॉल्व कर ले, तो पेपर में अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। कुछ बेसिक रूल होते हैं केस स्टडी सॉल्व करने के, कि बिल्कुल एक्सट्रीम नहीं जाना है, अपना जो विभाग है, प्रशासन है, उसके साथ मिलकर काम करना है, अकेले अकेले नहीं करना है। और जैसे जो शब्द दिए हैं ना, वो आपके आंसर में आने चाहिए। जो सिलेबस में मेंशन है कि भाई मैं एकदम बिना किसी पक्ष रहित रहते हुए इस तरीके से काम करूंगा या करूंगी, तो वो आपके आंसर में झलकना चाहिए। तो मुझे लगता है कोई भी कहीं से भी आप केस स्टडी की 10-15 की बुक लीजिए, उसे धैर्य से सॉल्व करें, वो होने लगती हैं। और जब आप पहले का सिलेबस पढ़ लेंगे जो 125 मार्क्स का आता है, तो आपको एहसास हो जाएगा। और सुब्बा राव जो बुक है, उस मतलब जो इथिक्स के लिए है, उसमें भी केस स्टडी दी गई है। ये तो आपको यूपीएससी से पूछना चाहिए। बट हाँ, मेरे नंबर मिले तो मैं थोड़ा बता सकती हूँ। 15 में मेरे नंबर थे 188, 2015 में। 2016 में 312। तो इसका मतलब कुछ ठीक लिखा मैंने इस बार। एक तो मैंने इस बार जो अलग किया था, जो 15 में नहीं किया था, बेसिक थोड़ा बहुत मेरा कमजोर था तब, वो एक तो क्लियर करने की कोशिश करी। थोड़ा टेक्निकल लिखने की, जैसे कि जो थिंकर का नाम है, थिंकर की बुक पता होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज में भी सर ने काफी बताया कि जैसे हम रोल्स को लिख रहे हैं, तो रोल्स को केवल ये कि रोल्स लिख दिया नहीं, बल्कि ऐसा लिखने की कोशिश करें कि आधुनिक मतलब चिंतकों में न्याय के, सबसे न्याय की बहुत बड़ी बात करी है रोल्स ने, उनकी इस बुक में ये बात लिखी गई है। तो इस तरीके से मैं लिखने की कोशिश करी थी थ्योरी में। थोड़ा सा मतलब टेक्निकल का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बुक को ही उतार दो, बट ये पता होना चाहिए कि ये बात किस थिंकर ने बोली है, उस थिंकर की कोई
कोट याद हो तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा ये कि उसकी बुक कौन-सी है, ये सब ज़रूरत है। आईआर का पेपर है तो आईआर का जैसे इंडो यूएस पूछा है या इंडो रशिया पूछा है, इंडो चाइना पूछा है, तो उसका हल्का-सा हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि हमारे रशिया के साथ संबंध 1991 से पहले क्या थे, अब क्या हैं। सेम यूएस के साथ हमारे 10-15 ही तो रिलेशन है, उसमें अगर एक दिन बैठ के भी पढ़ लिए जाए तो हो जाएंगे। और जो आईआर तो इतना बढ़िया सब्जेक्ट, मेरे पिछली बार नंबर नहीं आए थे, वो अलग बात है, अदरवाइज आईआर सबसे बेस्ट पार्ट है नंबर लेने के लिए। और आईआर मेरी हॉबी भी आईआर पढ़ना, तो उन्होंने इसीलिए मुझसे आईआर के उसमें जो इंटरव्यू में काफी क्वेश्चन पूछे थे। नहीं, मैंने सभी अटेम्प्ट किए थे। जीएस में टेक्निकल, ऑप्शनल में मुझे नहीं मालूम आप टेक्निकल किस शब्द को कह रहे हैं, लेकिन हाँ, सब्जेक्ट से संबंधित थोड़ी बहुत भाषा होनी चाहिए। एकदम बिल्कुल वो भी नहीं होना चाहिए कि उनको पढ़ के लगे कहाँ से पढ़ के आया है ये। ऐसा तो हो कि थिंकर का नाम हमें पता हो। अब रोल्स के बारे में पूछ रहे हैं तो उनकी बुक का नाम पता होना नॉर्मल बात है, इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है।